अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम कंट्रोल सिस्टम के मेन टॉपिक्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम हो गया, नेक्विस्ट प्लॉट हो गया, पीआईडी कंट्रोलर, लैप्लास, रोड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेट स्पेस होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखिए कंट्रोल सिस्टम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि परफॉर्मेंस हमारी ऑप्टिमाइज की जा सके। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ठीक है, फर्ज करें आपने टैंकी भरनी है, तो आपकी टैंकी के पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपका कंट्रोल वेरिएबल हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके जो वाल लगा हुआ है वो आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। उस वाल की मदद से आप टैंकी का पानी कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपका वाल क्या हो गया, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और पानी क्या हो गया, कंट्रोल्ड वेरिएबल। फंक्शंस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, मेजरमेंट, कंपैरिजन, कंप्यूटेशन करते हैं। सबसे पहले मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है, फिर कंप्यूट करते हैं, फिर करेक्ट करते हैं। ये चार बेसिक फंक्शंस होते हैं। देखिए, सिस्टम हमारा ओवरऑल इंटायर जो सिस्टम होता है, इंटायर जो हमारा यूनिट होता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा होता है उसको प्लांट कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट कंट्रोलर यूज किए जाते हैं। उन कंट्रोलर्स के अंदर हमारी इनपुट होती है, आउटपुट होती है। इसके अलावा डिस्टरबेंस होती है, इंटरनल डिस्टरबेंस होती है और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं दोनों को मिनिमाइज किया जा सके। क्लासिफिकेशन, नेचुरल जो नेचुरली बनाया गया, मैन मेड जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओपन लूप के अंदर फीडबैक नहीं होता, क्लोज लूप के अंदर फीडबैक होता है। ऑटोमेटिक के सिस्टम में ह्यूमन एफर्ट को खत्म किया जाता है। लीनियर वो होता है जिसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसमें वो ना हो, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, तो वो सारे नॉन लीनियर में आते हैं। टाइम वेरिएंट वो होता है जो टाइम के एक जगह के ऊपर उसकी डिफरेंट वैल्यू, दूसरी जगह के ऊपर डिफरेंट वैल्यू। टाइम इनवेरिएंट वो होता है जो टाइम की हर जगह के ऊपर सेम वैल्यू रखता हो। कंटिन्यूस वो होता है जो हर जगह पे एग्जिस्ट करता हो। डिस्क्रीट वो होता है जो स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक वो होता है जिसके लिए आप कुछ ना कुछ इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, रैंडम या स्टोकेस्टिक वो होता है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे इसकी क्लासिफिकेशंस है। मैन मेड के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर ओपन और क्लोज लूप आ जाते हैं। फिर आगे लीनियर और नॉन लीनियर आ जाते हैं। फिर दोनों के अंदर टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट आ जाते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, हमारा सिस्टम एक्यूरेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, जो एक्सटर्नल नॉइज है उसको कम से कम ले। ठीक है, सिस्टम स्टेबल हो, सिस्टम जो है फ्रीक्वेंसी सेट ऑफ बैंडविड्थ को कम से कम यूज करे, उसकी स्पीड काफी अच्छी हो, सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस या पर्टिवेशंस ना आए। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखिए, ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक के अंदर जो चीज लिखी होती है ना, वही ट्रांसफर फंक्शन होता है। देखिए, y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3s। जब x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3s, तो यही ट्रांसफर फंक्शन होता है। ब्लॉक डायग्राम में हम सिर्फ एक ब्लॉक लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें सारी एक जगह ऐड अप हो रही होती हैं, उसको समिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह जो सीधा इनपुट से आउटपुट की तरफ रास्ता जा रहा होता है उसको फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, जो वापस आ रहा होता है उसको फीडबैक पाथ कहते हैं। ठीक है, अगर दो ब्लॉक आपस में सीरीज में हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, आपस में सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पैरेलल में हो तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसके साथ पॉजिटिव साइन हो रहा है उसको प्लस कर देते हैं, जिसके साथ नेगेटिव साइन उसको माइनस कर देते हैं। अगर फीडबैक में अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो g/1 माइनस GH होता है। अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो g/1 प्लस GH होता है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइन होता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो यहां माइनस होगा, नेगेटिव फीडबैक हो तो यहां प्लस होगा। अच्छा, समिंग पॉइंट्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले वाला बाद में कर दे, बाद वाला पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ब्लॉक जो है समिंग पॉइंट से पहले है, उससे आपने बाद में शिफ्ट करना है, तो ये दूसरे वाली टांग जो होती है ना, उसको g से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हमने लाता है पूरी वीडियोस में भी डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो वहां डिटेल से देख सकते हैं। अगर इसको पीछे शिफ्ट करना हो
तो इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, जी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर यहां से आगे शिफ्ट करना हो तो यहां जी से डिवाइड करते हैं, यहां से पीछे शिफ्ट करना हो तो यहां जी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर एक पॉइंट जो यहां से निकल रहा है इसको यहां से पीछे शिफ्ट करना हो तो जी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह आगे शिफ्ट करना हो, यहां से इधर से आगे शिफ्ट करना हो तो जी से डिवाइड करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड जो होता है, जहां से हमारा सिग्नल निकल रहा होता है, जहां से दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही होती हैं, ब्रांचेस। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन होती है, एक तार के अंदर एक सिंगल डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये इसमें लूप है। लूप का गेन क्या होता है, जो उसके रास्ते में सारी चीजें आ रही होती है उसको मल्टीप्लाई कर। जैसे ये लूप है, इसका गेन A33 है। अगर फर्ज करें यहां से ये लूप है तो A32 इंटू A23 है। ठीक है, पाथ का गेन क्या होता है, अगर आप यहां से लेकर यहां तक एक पाथ समझते हैं तो इसका गेन क्या हो जाएगा, A21 को A32 से मल्टीप्लाई कर दें, A43 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, गेन निकालने के लिए इस केस में हम सीधा सीधा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते हुए जो आता है मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मेसन गेन फार्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, m ऑफ k डेल्टा ऑफ k डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, m ऑफ k इज इक्वल टू गेन ऑफ k पार्ट। देखिए इनपुट से आउटपुट तक जाने के कितने रास्ते होते हैं, जैसे इस केस में देखिए इनपुट से आउटपुट तक जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, k की वो वैल्यू होती है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। सारे जो लूप्स हैं उनका गेन सम कर देते हैं, फिर जो प्लस के साथ जो दो नॉन टचिंग है उनको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो तीन नॉन टचिंग होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देते हैं। पहले माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस और फिर प्लस आता है। ठीक है, अब डेल्टा ऑफ के को निकालने के लिए जो के पाथ है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि अगर के 1 है तो पहला पाथ खत्म कर देंगे, फिर डेल्टा निकालेंगे। ठीक है, अच्छा पीआईडी कंट्रोलर देखते हैं, नेक्वस प्लॉट, नेक्वस क्राइटेरिया, पोलर प्लॉट और रूट लोकस मेथड चेक करते हैं। सही है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, एक कंट्रोलर लगा होता है, एक कंट्रोल एलिमेंट है, एक प्रोसेस है और साथ में मेजरमेंट है। ये समिंग पॉइंट है और जहां पे इनपुट है, और ये क्या है, ये एरर है, यानी कि इसका और इसका फर्क। ठीक है, यही चीज होती है एरर, यही चीज होता है ये सिस्टम को एक्चुएट करता है। अब इन दोनों के अंदर फर्क ना हो तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसी को 18 पे सेट किया तो कमरे का टेम्परेचर 18 है तो एसी नहीं चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल एक्शन में कुछ कंटिन्यूस होते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटर, इनको इकट्ठा करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह कुछ डिसकंटिन्यूस होते हैं, जैसे टू पोजीशन कंट्रोलर, मल्टी पोजीशन और फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, प्रोपोर्शनल का ये फायदा होता है कि इसका रिस्पांस फास्ट होता है, इसमें फ्लक्चुएशन कम होती है। ठीक है, इंटीग्रल के केस में थोड़े ऑफसेट्स आते हैं, ये क्या होता है, वापस आ जाता है। ये बड़ी इसकी खासियत है कि ये वापस अपनी जीरो पोजीशन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये सिस्टम को क्या करता है, कीप्स एट कंसिस्टेंट सेटिंग, जो सेटिंग के लिहाज से सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, रैपिड चेंजेस के साथ इसका रिस्पांस बड़ा अच्छा होता है। डिसएडवांटेज प्रोपोर्शनल का ये है कि ऑफसेट्स आते हैं। इसी तरह सिस्टम के अंदर जो डिजायर्ड आउटपुट है अगर गेन बढ़ा दें तो हमारा सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। इंटीग्रल का रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है। इसी तरह डेरिवेटिव के केस में हमें क्या करते हैं, डेरिवेटिव कंट्रोलर अकेला नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। अगर इसका क्लोज लूप, इसका रिस्पांस चेक करें, राइज टाइम प्रोपोर्शनल का डिक्रीज करता है टाइम। ठीक है, इंटीग्रल का भी डिक्रीज होता है और डेरिवेटिव के अंदर थोड़े चेंज आते हैं। ओवरशूट प्रोपोर्शनल का और इंटीग्रल का ज्यादा होता है और डेरिवेटिव का कम होता है। सेटिंग टाइम के अंदर थोड़ी चेंजेस आती हैं प्रोपोर्शनल में, इंटीग्रल इंक्रीज करता है और डेरिवेटिव डिक्रीज करता है। स्टेडी स्टेट एरर इसका कम होता है, इसके एलिमिनेट को कम किया जा सकता है, इसके थोड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस तरह कंपेयर करते हैं हम तीनों को ना। अभी शॉर्ट हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम उसको डायरेक्ट बस जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल जो होता है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर चलता है। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम का रिस्पांस निस्बतन स्लो होता है, टॉर्नेट होता है, थर्मोस्टेट्स में इस्तेमाल होता है। इंटीग्रल पिछली वैल्यूज के ऊपर चलता है, तो और डेरिवेटिव क्या होता है, फॉरवर्ड चलता है।
ठीक है। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, प्रेजेंट प्लस बैक आ गया। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में सारे टाइम चलते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है, एक सिंपल जैसे रजिस्टर होता है, एक सिंपल मल्टीप्लिकेटर लगा होता है, तो इसका गेन सिंपल मल्टीप्लिकेटर वाला तकरीबन होता है। इंटीग्रल के केस में एक प्रोपोर्शनल वाला सीधा मल्टीप्लायर और एक इंटीग्रल, एक मल्टीप्लायर और एक इंटीग्रल। इंटीग्रल का लैप्लास क्या होता है, ई एस बाय एस, तो इंटीग्रल वाले के साथ की आई और एस आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रल का लैप्लास ई आई और एस होता है, जहां एस रह जाता है, बाकी ई इधर जाके डिवाइड हो जाता है। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव में प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, ठीक है, तो डेरिवेटिव का एस ई ऑफ एस होता है, तो एस फिर यहां पे रह जाता है, ठीक है। इसी तरह प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव में तीनों जमा हो जाते हैं, तो इंटीग्रल में 1 ओवर एस आ जाएगा, डेरिवेटिव में एस आ जाएगा साथ, ठीक है, 1 ओवर एस आ जाएगा, यहां पे साथ में एस आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हमने ये बनाना हो तो प्रोपोर्शनल में यहां पे दोनों रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, फीडबैक पे भी रजिस्टर लगाते हैं और इनपुट पे भी रजिस्टर लगाते हैं। इंटीग्रल बनाना हो तो फीडबैक पे कैपेसिटर लगाते हैं और इनपुट पे क्या करते हैं, रजिस्टर लगाते हैं। अगर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव बनाना हो तो रजिस्टर प्लस कैपेसिटर लगा लेते हैं और यहां पे रजिस्टर लगा लेते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह प्रोपोर्शनल इंटीग्रल बनाना हो तो यहां रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा देते हैं, ठीक है, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा देते हैं। अगर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव बनाना हो तो यहां भी रजिस्टर कैपेसिटर, यहां भी रजिस्टर कैपेसिटर लगा देते हैं, सही है। अच्छा, लीड कंपनसेशन और लैग कंपनसेशन क्या होती है, देखिए आउटपुट के अगर ऊपर अगर कैपेसिटर लगाओ तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, लैग कंपनसेशन होती है, ठीक है। इसी तरह इनपुट के ऊपर कैपेसिटर लगाओ तो वो क्या होता है, लीड कंपनसेशन होती है। अगर दोनों पे कैपेसिटर लगाओ तो लीड लैग कंपनसेशन होती है। अच्छा, नेकवर्स प्लॉट और पोलर प्लॉट में जाहिर कोई फर्क नहीं है। नेकवर्स प्लॉट में बस सिर्फ एक फर्क है, लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है और पोलर प्लॉट में 0 से इन्फिनिटी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर इसका एंगल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड और एंगल को ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर फाइंड करते हैं, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट कर दें तो हमारे पास वो पॉइंट निकल आता है जहां रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। अगर रियल पार्ट को 0 कर दें तो हमारे पास वो पॉइंट निकल आता है जहां इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। देखें, ये एक छोटी सी जल्दी से एग्जांपल देखें। जी एच की वैल्यू दोनों निकाल ली, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। जब पहले क्या कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, एंगल निकाल लिया, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू निकालें, फिर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर निकालें, ठीक है। आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो रियल एक्सिस को जो क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट निकला है, ओमेगा इज इक्वल टू 6.56। इसी तरह अगर रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट निकलेगा जहां इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो वो पॉइंट निकालें, ठीक है, 1.46। जहां देखें, अब इमेजिनरी एक्सिस को भी क्रॉस करने वाला पॉइंट निकाल लिया और रियल एक्सिस को भी क्रॉस करने वाला निकाल लिया। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे 1.67 है तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। इसी तरह दूसरा 0 है, तीसरा क्या 0.874 है, 0.874 माइनस 80 पे है, 180 पे तो इधर आ जाएगा। इसी तरह 0.63 है तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके कंटूर्स बनाते हैं। इस पे बात देखते हैं कि ये -1 को सर्कल कर रहा है, अगर -1 को सर्कल नहीं कर रहा तो ये अनस्टेबल है, जैसे ये -1 को सर्कल नहीं कर रहा, ठीक है। अगर -1 को काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में फिर नंबर ऑफ पोल्स देखे जाते हैं, जितने राइट ऑफ पोल्स में है उतने हैं तो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो अनस्टेबल होगा। अगर क्लॉकवाइज सेंटर कर रहा हो तो उस केस में सिस्टम अनस्टेबल होगा, सही है। जल्दी जल्दी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, आपने डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं इसके ऊपर, वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं कंट्रोल सिस्टम की। अच्छा, रूट लोकस जो है फीडबैक के ऊपर करता है, सारा डिपेंड करता है, g ओवर 1 प्लस जी एच। अब नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जी एच इज इक्वल टू -1 आ जाता है। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो जी एच का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है। एंगल देखें तो -1 का जो एंगल होता है -180 डिग्री होता है। अब -180 के साथ 2k + 1 इस तरह लिखा हुआ है
देखिए -180 पे एक दो दोबारा घूम के आ जाएंगे तो 540 हो जाएगा, इसलिए साथ में 2k+1 लिखा हो। ये एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू 2k+1 और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई करने चाहिए तो रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं, वो एंगल निकालते हैं और वो पॉइंट निकालते हैं जहां पे एक्स एक्सिस को वो क्या होता है स्टार्ट। एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालने की 180 इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स n नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल है, m नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल है। ठीक है, तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं, एसिम्पटोट निकाल लेते हैं, उसके ऊपर में एंगल निकल आता है। फिर एक्स एक्सिस का वो पॉइंट निकालना होता है, वो क्या होता है सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि पोल्स जितने पॉइंट्स के ऊपर हैं वो माइनस जो जीरोस हैं वो। ठीक है, वो निकालने हैं, उसका रिजल्ट निकालने के बाद जो ये वाली वैल्यूज आती है सिग्मा की, यानी कि -1 सिग्मा के ऊपर जाके वो जो एंगल हमने एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकाले होते हैं वो पुट कर देते हैं। सॉरी, अच्छा वो पॉइंट हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट्स निकालते हैं, जहां पे ब्रेक इन वो होता है जहां एक्स एक्सिस में दाखिल हो रहा होता है और ब्रेक अवे होता है जहां एक्सिस को छोड़ रहा होता है। ठीक है, ये dk/ds इज इक्वल टू 0 पुट करके निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास ये g इंटू एच एफ एस गिवन है, इसमें k की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जब k की वैल्यू निकाल लेते हैं dk/ds इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, dk/ds निकाल लिया। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास वो पॉइंट निकल आता है जो क्या होता है जहां पे एक्स एक्सिस को छोड़ रहा होता है। ठीक है, अब ये वाला वो पॉइंट आ गया जहां पे एक्स एक्सिस को छोड़ रहा है। चल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन, राउथ क्राइटेरिया और टाइम डोमेन एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, हम देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फायदा होता है, हम लीनियर सिस्टम को क्या करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके एस डोमेन में ले जाते हैं, एस डोमेन में इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन निकाल के वापस हम क्या ले आते हैं टाइम डोमेन में ले आते हैं। वापस टाइम डोमेन में कैसे आते हैं इनवर्स लैप्लास लेके। ठीक है, तो इस तरह हम डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने के बजाय इस तरह जाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी। 0 से इन्फिनिटी तक हमेशा लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक कॉजल फंक्शन के लिए निकाला जा सकता है जो 0 से, या फिजिकल सिस्टम के लिए निकाला जा सकता है जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, ए कॉजल या एंटी कॉजल या लेस देन 0 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि सिर्फ फिजिकल सिस्टम के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। 1 के लिए 1 ओवर एस होता है, ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी के लिए 1 ओवर एस माइनस ए होता है, साइन का ओमेगा बाय एस ओवर ओमेगा स्क्वायर आता है, कॉस का एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, इसके अंदर लीनियरिटी होती है, लीनियर सिस्टम होता है, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा था एज इट इज रहता है। अगर ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी हो तो एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाता है, जो टाइम शिफ्ट हो रहा हो तो ई रेज़्ड पावर माइनस टी एस आ जाता है। ठीक है, अगर टाइम डिवाइड हो रहा हो तो वो चीज बाय मल्टीप्लाई हो जाती है स्केलिंग में। अगर डेरिवेटिव का लैप्लास लेना हो तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी एस की पावर, वो एस की पावर कम करते जाते हैं और एफ डैश ऑफ एस जो है वो 0 से स्टार्ट करने के बाद एफ डैश ऑफ एस स्टार्ट करती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ एस माइनस एफ डैश ऑफ 0। जितने ऑर्डर होता है ये उस एक कम ऑर्डर तक जाते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल हो तो एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, सेकंड हो तो डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, थर्ड हो तो डिवाइडेड बाय एस क्यूब। ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर से पोल्स नीचे निकलते हैं, नीचे से क्या निकलता है जो जीरोस निकलते हैं। ठीक है, प्रॉपर तब होता है जब जो नॉमिनेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से कम हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये नीचे n की पावर m से ज्यादा हो या इसके इक्वल हो। ठीक है, स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसके सारे के सारे रूट्स लेफ्ट ऑफ प्लेन में लाई करते हो। अगर हमारा एक भी रूट राइट ऑफ साइड पे चला जाए यानी कि पॉजिटिव हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर कोई एक 0 वाली लाइन के ऊपर या ओरिजिन वाली, इसको ओरिजिन वाली लाइन कहते हैं, ये राइट ऑफ प्लेन है, ये सारा लेफ्ट ऑफ प्लेन है। ठीक है, अगर कोई ओरिजिन वाली लाइन पे आ जाए तो उसको मार्जिनली स्टेबल कहते हैं।
रिलेटिवली स्टेबल में हम दो सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं कि कौन रिलेटिवली जल्दी स्टेबल हो रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में बी रिलेटिवली जल्दी स्टेबल हो रहा है। जीरोस जो ऊपर नॉमिनेटर के पोल है, यहां जैसे s इज इक्वल टू -2 निकलता है यहां से। इस तरह पोल्स की बात करें, यहां s इज इक्वल टू -1 और -3 निकलते हैं। स्टेबिलिटी का तल्लक पोल से होता है। अगर सारे के सारे इस साइड पे हो, लेफ्ट टॉप प्लेन में हो तो स्टेबल होता है। अगर एक भी इधर चला गया तो सारा काम खराब, अनस्टेबल। ठीक है, सारे इधर हो और एक इस लाइन के ऊपर हो तो फिर मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अब राउथ क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है। देखिए नीचे वाले के रूट फाइंड करना पॉसिबल काम नहीं है हर वक्त। ये नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए राउथ क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा यहां पे लिख देते हैं, मान लिया तीसरा, पांचवा, सातवां। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां यहां पे लिख देते हैं। फिर यहां पे निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर करते हैं। जैसे देखें 1 से को A2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस A0 को A3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे A रख दिया, A1 एज इट इज। ठीक है, बाकी का प्रोसेस भी यहां पे भी वैसे ही फाइंड करते हैं। अब जब ये सारे नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस, साइन कितनी दफा चेंज हो रहा है। पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव है कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है एक साइन चेंज, नेगेटिव है पॉजिटिव है दो साइन चेंज है। तो इसका मतलब है दो पोल्स है राइट ऑफ प्लेन में। जब दो पोल्स राइट ऑफ प्लेन में चले गए तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो। ठीक है, एक भी पोल राइट साइड में चला जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसमें जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं उतने पोल्स हमारे राइट ऑफ प्लेन में होते हैं। अच्छा, डैम्पिंग ऑसिलेटरी बिहेवियर को हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डैम्पिंग फैक्टर होता है जीटा, जो हम निकालते हैं। ठीक है, जीटा कैसे निकालते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। उसको कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जीटा डैम्पिंग फैक्टर है। ये दो चीजें हम निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर कोई इक्वेशन हो तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर इसका आप रूट निकालना चाहें तो ये इसको इक्वल टू 0 पुट करें, -p प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करें तो जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर -1 आता है। अब देखें जीटा स्क्वायर -1, ये वाली चीज जीटा स्क्वायर -1 को 0 से अगर बड़ा हो तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल पोल्स आते हैं। क्योंकि इक्वल होता है ये 0 हो जाएगा सारा, देखिए ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यही पोल दो दफा रिपीट हो जाएगा। इसी तरह लेस देन 1 हो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है, अगर इक्वल टू 1 हो तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ओवर डैम्प्ड होता है। ठीक है, अगर जीटा इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह -0 से -1 के बीच में हो तो इस तरह सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जीटा इज इक्वल टू -1 हो तो इस तरह से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन -1 लेस देन -1 हो तो फिर इस तरह से। टाइम स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखें, राइज टाइम होता है जिसमें आप 50% वैल्यू तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपने देखें 100 में से पास होने के लिए आपने कितना नंबर लेने होते हैं, 50 लेने होते हैं। अगर 50 से कम होगा तो आप डिलेड है, आप फेल हैं। तो डिले टाइम क्या होगा, 50% तक पहुंचने के लिए। राइज टाइम वो होता है जब आप ओरिजिनल इनपुट का आप क्या करते हैं 90% तक, पहली दफा जब आप पहली दफा लाइन को टच करते हैं ना, वो वाला टाइम आपका राइज टाइम होता है। ठीक है, डिले टाइम वो होता है जब आप 50% तक पहुंचते हैं। जब आप मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाते हैं ना तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको पीक टाइम कहते हैं। ठीक है, सेटलिंग टाइम वो होता है जब आप अपनी रेंज के अंदर सेट हो जाते हैं। डिले टाइम 50% टाइम तक, राइज टाइम जब आप पहली दफा टच किया, पीक टाइम जब आप मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे, सेटलिंग टाइम जब आप उसके रेंज के अंदर आ जाइए। डिले टाइम को जीटा और ओमेगा एन हमारे पास हो तो फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह
राइज टाइम को भी फाइंड किया जा सकता है पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर और जीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा n इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। इसी तरह ओवरशूट का टाइम भी फाइंड किया जा सकता है अगर यही दो वेरिएबल्स हमारे पास हो। ठीक है, पीक टाइम होता है ओमेगा पाई ओवर ओमेगा डी। सेटलिंग टाइम 4 टाइम पीरियड के इक्वल होता है 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा n, जीटा ओमेगा n। सही है। मैथमेटिकल मॉडलिंग देखते हैं और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक वो जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होता, स्टैटिक होता है, और जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है वो डायनामिक होता है। मॉडल्स हमारे पास फिजिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होते हैं जिसमें स्टैटिक और डायनामिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर जैसे नाम से जाहिर है, नॉन लीनियर होता है, इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, स्टैटिस्टिक, डायनामिक्स, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, और ये देखते हैं। ब्लैक बॉक्स वो होता है जिसके आपकी सिर्फ इनपुट और आउटपुट पता हो, अंदर के डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो। ग्रे बॉक्स होता है कि आपको किसी हद तक अंदर की इंफॉर्मेशन हो। व्हाइट बॉक्स होता है आपको 100% सारा कुछ पता हो। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अगर सही आ जाए तो ठीक है, वरना इस लूप को फिर चला देते। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर आते हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटर का लिया जाए तो 1/CS आता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका R आता है, इसका LFS आता है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज के इक्वेशन के लिहाज से होता है, इसमें V इज इक्वल टू आई आ रहा है तो सीधा सीधा आ गया, इसमें V इज इक्वल टू LdI/dt है तो डेरिवेटिव की वजह से ऐसा आ गया, इसमें V इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रल ऑफ I dt है तो इंटीग्रेशन की वजह से 1/S। ठीक है, इस तरह करंट की इक्वेशन भी हम इसकी लिख सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में दो तरह से होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। दोनों के अंदर स्प्रिंग, डैम्पर और इसके अंदर मास होता है, लेकिन जो रोटेशनल है उसके केस में इनर्शिया होता है। ठीक है, स्प्रिंग एज इट इज आता है, डैम्पर के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, मास या इनर्शिया के केस में सेकंड डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल के अंदर फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं और तो रोटेशनल के अंदर हम टार्क की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, टार्क के केस में K आ गया, D ऑफ S फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इनर्शिया के केस में सेकंड डेरिवेटिव आ गया। उस केस में सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट x की फॉर्म में होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा की फॉर्म में। वहां वेलोसिटी v होती है, यहाँ वेलोसिटी ओमेगा होती है। वहां आप फोर्स फाइंड करते हैं, यहाँ आप टार्क फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह मॉडलिंग करते हुए हम एफर्ट्स और फ्लो को ख्याल रखते हैं। सिमुलेशन कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग होती है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम की सारी चीजें आर्टिफिशियल बेसिस पे मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में वो चीजें नहीं मिलती जो आइडियल सिमुलेशन में आप कंप्यूटर में चला रहे होते हैं। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास स्टेट इक्वेशंस होती हैं। स्टेट स्पेस जो हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमने ना क्या करना होता है, सिस्टम का ऑर्डर रिड्यूस करना होता है। जितने भी ऑर्डर का सिस्टम हो ना, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, स्टेट स्पेस का सबसे बड़ा फायदा ये है, जब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बना लेते हैं तो उसकी बेस से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी हर चीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बनाने के लिए हम स्टेट इक्वेशंस और आउटपुट इक्वेशंस का सहारा लेते हैं। स्टेट इक्वेशन होती है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu और आउटपुट इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू cx प्लस du। ठीक है, ये स्टेट है। ठीक है, ये आउटपुट है हमारे पास और u क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये वेक्टर्स होते हैं। a स्टेट मैट्रिक्स है, b इनपुट मैट्रिक्स है। ठीक है, c जो है वो आउटपुट, c हमारे आउटपुट मैट्रिक्स है और फिर d क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास देखें इनपुट के साथ देखें x डॉट इज इक्वल टू ax है, तो x डॉट इज इक्वल टू x के साथ a मल्टीप्लाई कर दिया, इनपुट के साथ b मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह y इज इक्वल टू cx है, x के साथ c मल्टीप्लाई कर दिया
और u के साथ d मल्टीप्लाई कर, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू है। स्टेट इंटरनल वेरिएबल है तो स्टेट क्या करते हैं हम x डॉट का इंटीग्रेशन लेके x बना लेते हैं। स्टेट स्पेस में हमारे पास जब हमारे से सारे वेक्टर्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं इसकी कंट्रोलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कंट्रोलेबिलिटी चेक की जाती है, C इज इक्वल कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें पहला कॉलम B हो जाता है, दूसरे में A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर A स्क्वायर को B से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स अगर फुल रैंक मैट्रिक्स हो तो सिस्टम कंट्रोलेबल होता है। फुल रैंक मैट्रिक्स का चेक करने का आसान तरीका यह है कि उसका डिटर्मिनेंट चेक करें। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो फुल रैंक नहीं है। ठीक है, या रैंक होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स बट विच इज मिनिमम, जो इनमें से कम होता है। ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो वो चेक करते हैं, पहली रो में C लिखते हैं, फिर CA लिखते हैं, यहाँ पे n-1 तक जाते हैं। n का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल आपने सिस्टम लिया था उसका ऑर्डर क्या था। ठीक है, इस तरह हमारे पास अगर ऑब्जर्वेबिलिटी के केस में वो ये जो इक्वेशन है इसका रैंक फुल रैंक हो तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल होता है, अगर फुल रैंक ना हो तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं होता। कंट्रोलेबल फॉर्म में अगर हम इस तरह से इक्वेशन लिख लें ना, अपर डायगोनल सी हो और डायगोनल के ऊपर 0 से ऊपर अपर डायगोनल हो और नीचे वैल्यूज हो, ए मैट्रिक्स को इस तरह लिख लें तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेबिलिटी में ए मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख लें, इससे भी सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, ए की अगर आइगन वैल्यूज निकाल लें, वो आइगन वैल्यूज जो हैं वो उसकी बेसिस पे हम अगर वो लेफ्ट ऑफ प्लेन में है या नेगेटिव है तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर इसी तरह लेफ्ट ऑफ में नहीं है, कोई एक राइट साइड पे भी चली जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। सही है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।